अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटी हब बाय तौसीफ सर। ये हैं जेके बोस क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी यूनिट नंबर फर्स्ट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा अभी तक तो पहले उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस में यहाँ पे आपको समझाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डू को कंप्लीटली यहाँ पे हम समझेंगे। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, आपको एक और पॉइंट ये करना है कि अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो और यूजफुल लगेगा तो आप ह्यूमैनिटी हब बाय तौसीफ सर को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पहले से नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्टिकुलरली क्लास 11th दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन का फायदा उठा सके। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है। अ कॉन्स्टिट्यूशन A constitution establishes the structure and the organization of the government। क्या होता है इसका मतलब? सर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा या ऐसी बुक होती है जो हमें बताती है कि एक कंट्री में एक गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, हाउ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, और उसके अंदर में कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे और वो काम किस तरीके से वो ऑर्गन करेंगे। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझेंगे, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर के अलग अलग रोल होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के रोल को डिसाइड करता है। तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट के पास हमारे यहाँ पे, जैसे हमने देखा था, गवर्नमेंट के पास 3 यहाँ पे ऑर्गन्स हैं। पहले को बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन सब के पास, इन तीनों ऑर्गन्स के पास कौन से पावर्स हैं, किस तरीके से काम करेंगे, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। जैसे एग्जांपल देंगे हम यहाँ पे, 1 मिनट दीजिएगा, इसकी सेटिंग थोड़ी सी करेंगे क्योंकि पेन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। चले, लेजिस्लेचर का काम जहां पे, जैसे हमें पता है लेजिस्लेचर की एग्जांपल अगर आप लिखोगे, इट इज पार्लियामेंट। क्या है बेटा? पार्लियामेंट। क्या है पार्लियामेंट का काम? पार्लियामेंट का काम है मेकिंग लॉ, या टू मेक लॉज, ठीक है ना, कानून को बनाना, मेक लॉज, ये है पार्लियामेंट का काम। तो लेजिस्लेचर काम का भी यही हुआ। बात करेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव असल में रियल गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? रियल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ही होती है। सर गवर्नमेंट का क्या काम है यहाँ पे? कानून को इम्प्लीमेंट करना, लागू कराना, और इसको हम इम्प्लीमेंटिंग बॉडी भी कहते हैं। इम्प्लीमेंट कर लेना, क्या कर लेना? इम्प्लीमेंट, कानून को कर लेना। तो इसमें आप ये समझोगे। फिर एक और है जुडिशरी। जुडिशरी में आप याद रखोगे सर, जुडिशरी आर द कोर्ट्स। कोर्ट्स को क्या करना है? कानून की हिफाजत करना। जुडिशरी इज आल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक को इंसाफ दिलाना। तो बात करेंगे एक और पॉइंट की, वो है इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सर ये पावर्स को लिमिट करता है। जैसे एग्जांपल हम देंगे इसमें, किस तरीके से करता है, ये असल में डिक्टेटरशिप को रोकता है। जैसे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर देता है ना। उस पर कुछ रूल्स और लिमिट्स लगाता भी है, ताकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों पे जुल्म ना करे। ये उसके पावर को लिमिट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर गवर्नमेंट बिना किसी वजह से किसी शख्स को जेल भेजना चाहे तो कोर्ट उसे रोक सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे गवर्नमेंट को वो चीजें करने नहीं देगा। ठीक है। मूव टू क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। इट गारंटीज द राइट्स एंड द लिबर्टीज ऑफ सिटीजंस एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम जस्टिस। करता क्या है ये?
सर असल में इसमें आपको ये समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को कुछ बुनियादी राइट्स, जिसको हम बेसिक राइट्स बोलते हैं ना, वो देता है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी है, एजुकेशन है, कल्चरल राइट है। सो अगर किसी के राइट्स छीने जाएंगे तो वो कोर्ट जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको कोर्ट्स में जाके हम वहां पे लड़ सकते हैं। सो एग्जाम्पल भी अगर लेंगे, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को उसके रिलीजन की वजह से स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए तो क्या होगा, कोर्ट में उसको इंसाफ मिल सकता है। सो दैट इज द रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से राइट्स और लिबर्टीज की प्रोटेक्शन होती है। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, वो है इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, अमेंडिंग एंड द इम्प्लीमेंटिंग लॉज। सो क्या होता है इसमें, सो कॉन्स्टिट्यूशन असल में हमें बताता यह है कि कानून किस तरीके से बनेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा बनने का। अगर जरूरत हो तो उसे किस तरीके से बदला जाएगा, दैट मीन्स अमेंडमेंट कैसे की जाएगी, चेंज कैसे किया जाएगा, अपडेट कैसे किया जाएगा, चाहे आप थोड़ा सा इसमें काटो, थोड़ा सा ऐड करो, और उसमें अमल, दैट मीन्स इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा। सो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे कि जब पार्लियामेंट नया एजुकेशन लॉ बनाती है तो पहले उस पर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल होने के बाद वो लॉ बन जाता है और अप्लाई होता है। तो मूव करेंगे नेक्स्ट में, इट प्रोवाइड्स द पीसफुल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। सो फॉर रिजॉल्विंग द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स, अगर इसमें ऐसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट और किसी स्टेट के दरमियान या दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट हो जाए ना, तो उसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया जाता है। कोई भी वायलेंस वहां पे बेटा नहीं होती है, तो वहां पे कोई भी वायलेंस नहीं होती है। सो एग्जाम्पल में भी समझेंगे, जैसे कि अगर दो स्टेट्स किसी रिवर के पानी पर झगड़ा करें तो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, डिस्प्यूट्स जो है यहाँ पे वो हल किए जाएंगे विदाउट रिजॉर्टिंग एंड टेकिंग एनी वायलेंस। तो यहाँ पे आप इसको देखना। नाउ पॉइंट नंबर 7, इट प्रमोट्स द अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या होता है इसका मतलब, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एक जिम्मेदार बनाता है, आंसरेबल बनाता है, गवर्नमेंट को अपने काम और पोजीशन का हिसाब देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है कि क्या काम क्या है, क्या कितने पैसे खर्च किए हैं। सो पार्लियामेंट में इन सब चीजों का होता है। तो अकाउंटेबिलिटी का जैसे यहाँ पे आपको मतलब है अपने काम का देना होता है। ट्रांसपेरेंसी ये है कि हर काम खुले और साफ तरीके से करना है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को भी। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये होता है कि एक ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ हुकूमत चलाए। तो अगर एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, जैसे कि अगर गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए पैसे ले और रोड ना बनाए तो लोग सवाल तो उठा सकते हैं उस टाइम। तो एजेंसीज की जांच हो सकती है, या कहीं पे कोई पुल बना वो जल्दी अचानक से गिर गया तो उसकी भी जांच हो सकती है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 8 कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। सर इट इज इंपॉर्टेंट, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स, वैल्यूज एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अवाम की सोच, वैल्यूज और उम्मीद को जाहिर करता है कि असल में हिंदुस्तान में लोग सोचते क्या है, ये बताता है हमें कि लोग किस तरह से मुल्क बनाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दो रूल्स रखे गए। एग्जांपल एक देंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कुछ आइडियल्स हैं, वर्ड्स हैं, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को बहुत अहमियत दी गई है ताकि लोगों के एस्पिरेशंस और वैल्यूज ये थे, ठीक है। मूव टू द नाइन्थ पॉइंट, वो क्या है, इट स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड द इक्वालिटी इन द कंट्री। ये असल में कंट्री में क्या करता है, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है, हर सिटीजन को वोट देने का हक देता है, और सबको कानून के सामने बराबर मानता है, और ये सबको जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी देता है। सो दैट इज द रीजन वी नीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मिनिस्टर हो या आम आदमी, सबके लिए कोर्ट में एक ही कानून होता है और कोई दूसरा कानून किसी के लिए नहीं होता है। सो इसका जो लास्ट हम देखेंगे, लास्ट वाला पॉइंट वो क्या है, इट एंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट्स यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी। दो चीजें आ गई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन पर हर डिपार्टमेंट को उसका नाम बताता है, इससे गवर्नमेंट बिना कंफ्यूजन के चलती है, और ऊपर से इसमें ये क्या होता है, इसमें पूरा देश एकजुट, दैट मींस यूनिटी रहता है, जो यूनिटी में रहती है। यूनिटी जैसे कि पता है कि
देश की एकता अगर हम हिंदी में देखेंगे, इंटीग्रिटी का अखंडा और हिफाज़त, जिसमें एक जो है यूनिटी में लोग रहें। सो अगर एग्ज़ाम्पल स समझे कि अगर हर स्टेट अपनी मर्ज़ी के कानून चलाए और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना माने, तो देश में अफ़रा-तफ़री हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक ही सिस्टम के अंदर में रखता है और इसकी वजह से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आती है। तो इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट कानूनी किताब होती है। ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, सिटीज़न्स के राइट्स की हिफाज़त कैसे होगी, कानून कैसे बनेगा और मुल्क में डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी और हर यूनिटी को कैसे मजबूत बनाया जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी देश के बैकबोन कहा जाता है। सो ये यहाँ तक इस क्वेश्चन को हमने बेटा किया कंप्लीट। तो चलिए, अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ह्यूमैनिटी हब बाय तौसीफ सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने क्लास 11th के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी दोस्त के मार्क्स इंप्रूव कर दें। आने वाले लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से ईज़िली आपसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।